नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि किस बात पर भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। फिर बताएंगे कैसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुस्लिम नेता ने खोली कांग्रेस की पोल। फिर बताएंगे कैसे आजमगढ़ में हुआ एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश। फिर दिखाएंगे कैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगा दी सपा की क्लास। आखिर में बताएंगे क्यों आम आदमी पार्टी ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। आखिर जाकिर नायक को पनाह देने के पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के भगोड़े और धर्म प्रचारक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की यात्रा की, जिस दौरान उसका वहां अच्छे से स्वागत किया गया। इस दौरान जाकिर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी मुलाकात की, जिसको लेकर भारत भड़क गया और इस पर पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल जाकिर नायक को पनाह देने के पीछे पाकिस्तान का नजरिया साफ पता चलता है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पाकिस्तान में जाकिर के स्वागत को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जाकिर नायक के साथ ऐसा व्यवहार किया है। पाकिस्तान में जाकिर के स्वागत से पता चलता है कि उनकी मेजबानी करने वालों की सोच कैसी होगी और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन देने के पीछे क्या सोच होगी जो कि पड़ोसी देश में वांटेड है। बता दें कि जाकिर नायक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और घृणा भरे भाषण से उग्रवाद को भड़काने का आरोप है। वो पिछले महीने पाकिस्तान पहुंचा था। 2016 में भारत से भागने और मलेशिया के स्थायी निवासी बनने के बाद उसका भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है। अब 2 करोड़ तक कोई भी ठेका होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन रहेगा, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस मामले पर कांग्रेस को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत हो गई है कोटे के लोटे से आरक्षण का अफीम चिटाने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए अभी तक तो कम्युनल कोटे की बात चल रही थी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट में भी कोटा कर दिया उन्होंने, ठेके में भी कोटा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में कोटे की कोशिश है, ये शुद्ध रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कोशिश है, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कोशिश कभी भी सफल नहीं होगी। जो लोग कर रहे हैं उनको भी ये मालूम है कि हमारा संविधान कभी भी इजाज़त नहीं देता कि धर्म के आधार पर कोई आप कोटा करो, लेकिन आपकी आदत हो गई कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटाओ और वोटों का अपहरण करो, वोटों का ध्रुवीकरण करो। उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इस तरह की चीज़ें बार बार एक्सपोज हो रही हैं और इस तरह के सांप्रदायिक छल को संवैधानिक बल से जो है वो ध्वस्त करने की ज़रूरत है। देखो, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो है वो भय भ्रम का भूत बन के घूमते रहते हैं, और भय भ्रम का भूत बन के और भौकाल बना करके समाज में बिखराव और टकराव का षड्यंत्र और साजिशें करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक सवाल है वक्फ के सिस्टम में जो सुधार की दिशा में, संवैधानिक सुधार पर जो सांप्रदायिक वार जो लोग कर रहे हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि जो वक्फ का सिस्टम है, उस वक्फ के सिस्टम में आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि वो संवैधानिक सुधार किया जाए, क्योंकि वो समाज के लिए भी नुकसान कर रहा है। और जिस काम के लिए वक्फ के सिस्टम को जो है वो बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं वो रास्ते से भटका हुआ है। लेकिन आप जो है वो कहेंगे जब इसको इस्लाम खतरे में आ जाएगा, अभी कहेंगे कि ईमान खतरे में आ जाएगा। कहाँ से आपका इस्लाम और ईमान खतरे में है? हाँ, बेईमान ज़रूर खतरे में है। अच्छा बताइए, विपक्ष के लोग जो लोग हैं, कांग्रेस के समय में डिलिमिटेशन हुआ, अलग अलग राज्यों में हुआ, बड़े बड़े प्रदेशों में हुआ, चाहे कोई भी प्रदेश रहा हो, जो डिलिमिटेशन की जो फार्मूला है वो वहाँ की सामाजिक स्थिति, जनसंख्या की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, तमाम स्थितियों को देखने के साथ डिलिमिटेशन इस दिशा में डिलिमिटेशन का इस दिशा में काम होता है, परिसीमन का काम होता है। लेकिन परिसीमन पर भी पॉलिटिकल पराक्रम करना, पॉलिटिकल जो है वो प्रहार करना, ये कहीं ना कहीं जो है वो बुद्धिमानी नहीं है। आप जो है वो डिलिमिटेशन के बारे में डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, तर्कों और तथ्यों के साथ जो है कमीशन के सामने आप बात रखिए, न कि आप जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करके, कंट्राडिक्शन क्रिएट करके, कन्फ्लिक्ट करके के ज़रिए जो है वो पूरे के पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस को ही जो है वो
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफल नहीं हो। दरअसल मौजूदा समय में SC/ST को 24% रिजर्वेशन मिला हुआ है, जबकि OBC में श्रेणी 1 में 4% और श्रेणी 2 में 15% रिजर्वेशन है। अब OBC में जो श्रेणी 2 है उसमें मुसलमानों को जोड़ने की बात कही गई है। सिद्धारमैया के खेल के पीछे राज्य में 12.92% मुसलमान आबादी को माना जा रहा है, जिसे वो ममता बनर्जी की तरह हमेशा के लिए अपना वोटर बनाना चाहते हैं। ममता भी तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी के लिए ऐसा दाव चल चुकी है। इसके दम पर वो मुसलमानों का मसीहा बनकर वोट हासिल करती रही है और निर्विवादित रूप से जीतती रही है। मुसलमानों को रिजर्वेशन दुधारी तलवार है। इसका फायदा कांग्रेस को बिहार से लेकर बंगाल तक के चुनावों में मिल सकता है, लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा है। अगर बीजेपी OBC को इसका नुकसान समझाने में सफल हो गई तो कांग्रेस को मिल रहा OBC वोट भी छिटक सकता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग क्रिकेट बज नामक अवैध ऑनलाइन गेम के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर लोगों को झांसा देता था और अभियुक्त विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को लुभाते थे और उन्हें एक वेबसाइट पर लॉगिन कराकर गेम या टास्क पूरा करने का लालच देकर पैसा दोगुना तिगुना करने का वादा करते थे, जिसके बाद ठगी का पैसा फर्जी बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के जरिए ट्रांसफर कर लिया जाता था। बता दें, गैंग द्वारा करीब 95 करोड़ की साइबर ठगी की गई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए फ्रीज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी समेत 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 ATM कार्ड, 13 बैंक पासबुक और 89 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और 1 फाइबर राउटर बरामद किया गया है। वह इस मामले में आजमगढ़ के SSP हेमराज मीणा ने इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं और 42 ATM कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं, 4 बैंक की पासबुक मिली है और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पे लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था और इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे छापा पड़ा था उसके बाद ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स जो क्रिकेट बज के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर उसको कहीं ATM से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोपी मारा गया। आरोपी पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकाल को भी याद रखना चाहिए, जब अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित थी। उनका बयान सुनिए। हमारी सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेगी। आज अपराधियों में भय है। समाजवादी पार्टी की सरकार को अपने कार्यकाल को भी याद रखना चाहिए, जब अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, हमारी बहु बेटियां असुरक्षित थीं, व्यापारियों से चौथ वसूली होती थी, उद्योगपति उत्तर प्रदेश से पलायन करके जा रहे थे, किसान, व्यापारी, बेटियां, सभी लोग परेशान थे। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, अपराधियों में भय है। भय मुक्त शासन का
नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उसे धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर हम पूरी तरह से मेंटेन करेंगे और अपने सभी जो हमारे महापुरुष हैं, जिनकी भारत की आज़ादी में अहम योगदान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम सबके आदर्श हैं और उनकी आज़ादी में, आज़ादी के बाद नए भारत की रचना में जो उनकी भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के आधार पर जन जन को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। दिल्ली में बहुत जल्द बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले 2500 रुपए को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। जहां बीजेपी का कहना है कि दिल्ली बजट पेश होते ही महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, वहीं विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार इस योजना को लेकर बीजेपी को घेर रही है। इसी क्रम में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने गोविंदपुरी इलाके में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आप नेता सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। दोनों ने ही बीजेपी सरकार से कई सवाल किए। दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। 8 मार्च आई और 8 मार्च गई, लेकिन अभी तक किसी भी महिला के खाते में 2500 रुपए नहीं आए। आए क्या 2500 रुपए? किसी के पास नहीं आए। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मोदी जी का अपना बैंक है, बैंक और जुमला। उन्होंने उस बैंक से ही वादा किया है, वरना मोदी जी नहीं देने वाले हैं दिल्ली की महिलाओं को पैसे। ये वादा बिल्कुल झूठ था। पूरे देश ने देख लिया है कि मोदी जी चुनाव से पहले झूठ बोल। कि मोदी जी को नहीं पता था क्या ये प्रक्रिया होती है? वो 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वो 10 साल से ज्यादा से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वादा क्यों किया कि 8 मार्च को खाते में पैसे आएंगे? मैंने तो वादा नहीं किया, मोदी जी ने वादा किया। अब मोदी जी यहाँ तो देश के सामने आके कहें कि मैं झूठ बोल रहा था, या मोदी जी कहे हमें सरकार चलानी नहीं आती, भाजपा वाले कहें हमें सरकार चलानी नहीं आती, हमें नहीं पता था प्रक्रिया होती है। एक बात तो कहें, यहाँ तो मोदी जी झूठ बोल रहे थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है और कोई तीसरा विकल्प नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था 8 मार्च तक सभी महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाए। आज 22 मार्च है, अभी तक एक महिला को भी पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए जो बैंक ऑफ जुमला है, इसका एक चेक जो है हमने महिलाओं को दिया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका वादा याद आ जाए। क्या लगता है? झूठ बोलते हैं, मन में बेईमानी है। ना इन्होंने होली पे सिलेंडर दिया, ना महिलाओं को 2500 रुपए दिया, ना नर्सरी से कॉलेज तक शिक्षा मुक्त करने की वो की, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ जो है जुमलेबाजी करके इन्होंने लोगों से वोट किए। दिल्ली की महिलाओं को कमेटी नहीं चाहिए, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए चाहिए। कमेटी का खेल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ ना की। प्रक्रिया तो प्रधानमंत्री जी को मालूम थी। प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली वालों को 8 मार्च का वादा किया, क्या प्रधानमंत्री जी को प्रक्रिया नहीं मालूम? प्रधानमंत्री को तो सब प्रतिक्रिया मालूम है। ये जानबूझ के जो है धोखा दिया जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।